कृष्णचंद्र की कहानी 100 रुपए। मैंने 100 रुपए का काम किया था, मुझे 100 रुपए मिलने चाहिए, इसीलिए मैंने सेठ से भी बात की। सेठ ने कहा 16 तारीख को आना। मैं 16 तारीख को गया, सेठ वहां था नहीं। इसका बुढ़ा मैनेजर जिसकी चंदिया साफ थी और जिसका एक दांत बाहर निकला हुआ था और जो अपने असिस्टेंट को किसी गलती पर डांट रहा था, मुझसे बड़ी शफाकत से कहने लगा, तुमने 100 रुपए का काम किया है, तुमको बराबर 100 रुपया मिलेगा, मगर अभी सेठ यहाँ नहीं है, तुम कल आना। मैंने पूछा अगर सेठ कल भी यहाँ नहीं हुआ तो? मैनेजर बोला, तो मैं इंतजाम कर रखूंगा, तुम फिक्र ना करो, तुम्हारा पैसा तुमको मिल जाएगा। मैंने दफ्तर से बाहर निकलकर 2 पिए का पूना पत्ता, सकीली मसाला और हरी पत्ता वाला पान खाया। 2 पैसे में देसी काला कांडी और ठंडी वाला पान भी खा सकता था, और मलट्ठी लाल मसाला वाला पान भी, और बनारसी छोटा पत्ता, गीली डली और इलायची वाला पान या मोहिनी तंबाकू वाला पान भी। मगर मैंने सिर्फ पूना पत्ता, सकीली मसाला और हरी पत्ती वाला ही खाया, क्योंकि मुझे भूख बहुत लग रही थी और मेरी जेब में सिर्फ 1.5-2 आने थे, और ये पान जो मैंने खाया काफी मोटा है और देर तक मुंह में रहता है। फिर मैंने 1 आने का ट्राम का टिकट लिया और ट्राम में बैठकर मैंने जोर से सेठ की बिल्डिंग की तरफ थूक दिया। दूसरे दिन भी सेठ वहां नहीं था। उसके मैनेजर ने कहा, सेठ आज भी यहाँ नहीं है और फिर तुम्हारे हिसाब में भी कुछ गलती है। मुझे गुस्सा आया। मैं हिसाब कर चुका था, मैनेजर उसे 10 बार चेक कर चुका था, फिर भी कहीं गलती निकल आती है। मगर मैं कुछ कह ना सका, क्योंकि मैनेजर का लहजा बहुत नरम था और इसका हर फिक्रा रेशम में लिपटा हुआ था। इसलिए मैंने भी बहुत नरमी से कहा, मेरा हिसाब तो बहुत साफ है। इतना कहकर मैंने अपनी खाकी पतलून की जेब से एक मैला पुर्जा निकाला और मैनेजर के साथ 11वें दफा तफसीलात चेक करने बैठ गया। इतने पैसे रेगमाल फेरन के, इतने पैसे रोगन के, इतने पैसे मजूरी के। रेगमाल और रोगन की रसीदें मेरे पास थी और मजूरी तो पहले से तय हो चुकी थी। सेठ का फर्नीचर मेरी मेहनत से जगमग जगमग कर रहा था। मैनेजर ने कहा, हाँ हिसाब ठीक है, अच्छा अब तुम कल आना। मैनेजर ने चंदिया को सहलाते हुए कहा। बाहर आकर मैंने 2 पैसे का पान भी नहीं खाया, 1 आने का ट्राम का टिकट भी नहीं लिया और फिरोज शाह महित रोड से साइन तक पैदल ही गए और दूसरे दिन में फिर सेठ के दफ्तर गया। आज दफ्तर में सेठ मौजूद नहीं था, मैनेजर भी गायब था। मैनेजर का असिस्टेंट चंदियाई हुई आंखों से एक सिंगल चाय अपने सामने रखे कुछ सोच रहा था। उसका चेहरा बहुत जर्द था, माथे के करीब सफेद, रुखसारों के करीब पीला और थोड़ी के करीब मटीला सा था। ऐसा मालूम होता था जैसे किसी ने उनके चेहरे की हड्डियों पर खाल के बजाय मैले मैले पीले पीले कागज तराश के मुड़ दिए हो। मैं उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। असिस्टेंट ने प्याली से निगाह उठाकर मेरी तरफ देखा और हाथ के इशारे से मुझे कुर्सी पर बैठने को कहा। मैंने पूछा, सेठ कहाँ है? वो बोला, सेठ अपने दूसरे दफ्तर गया हुआ है। और मैनेजर कहाँ है? मैनेजर सेठ के तीसरे दफ्तर गया है। तो भला मुझे यहाँ 4थी मंजिल पर किस लिए बुलाया है? मैंने जरा गुस्से में तेज होते हुए कहा। असिस्टेंट ने चाय का आखिरी घूंट भी निगल लिया। आहिस्ता से बोला, तुम यहाँ बैठो तो, मैनेजर अभी आता ही होगा, फिर बात कर लेना। मैं कुर्सी पर 10:30 बजे से लेकर 1:45 बजे तक बैठा रहा। पहले मैंने सोचा कि किसी शीशे का टुकड़ा लेकर सारे रोगन को उतार दूं जो मैंने इतनी मेहनत से इस फर्नीचर पर चढ़ाया था। फिर मैंने सोचा कि अपने दोनों हाथों से असिस्टेंट के नकली चेहरे से पीले पीले कागज के टुकड़ों को उतारता जाऊं ताकि अंदर की हड्डी नंगी हो जाए। फिर मैंने सोचा कि मैनेजर को जान से मार देना बेहतर होगा। बहुत देर तक सेठ के लिए सजा सोचता रहा। आखिर ख्याल आया कि इसके सारे जिस्म पर B नंबर की मोटी रेगमाल फेर दूं तो इसकी सारी खाल उधड़कर नंगी हो जाएगी। इस पूरे सोच विचार में मैनेजर आ गया। फिर मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारा काम हो गया है, मगर चेक मिला है 100 रुपए का, और अब 1:45 बज चुके हैं और 2 बजे बैंक बंद होता है और बैंक यहाँ से 2 मील दूर है और कल छुट्टी है और परसों इतवार है। मैंने मायूसी से कहा,
हाँ ते हुए बोला। मैंने बेहद रुखाई से कहा, चेक मुझे दे दो। 5 मिनट और चेक लेने में गुजर गए क्योंकि चेक पर मेरा नाम गलत लिखा हुआ था। मोहम्मद शफी के बजाय मोहम्मद रफी लिखा हुआ था। मैनेजर ने कहा, बड़ी गलती हो गई, मोहम्मद शफी लिखते लिखते मोहम्मद रफी लिख गया। मगर कोई हर्ज नहीं, अब तुम सोमवार को आके नया चेक ले लेना। मैंने कहा, मगर ये बेरर चेक है, नाम की गलती से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरे नाम की रसीद ले लो और ये चेक मुझे दे दो। अब सोम को मैं फिर कहाँ आऊंगा? कहीं और धंधा करूंगा कि नहीं? अच्छा ले जाओ। मैनेजर ने रुकते रुकते कहा। चेक लेकर बाहर आया तो 2 बजने में 1.25 मिनट थे। किसी सूरत में पैदल चल के बैंक तो नहीं पहुंच सकता। 100 रुपए का चेक मेरे हाथ में था, मगर अभी कागज का पुर्जा था। उसे स्वरूपों में तब्दील करने के लिए बैंक तक पहुंचना जरूरी था। 2 बजे से पहले सिर्फ एक ही सूरत हो सकती थी। मैंने फैसला कर लिया और चलकर कहा, टैक्सी। पीली छत और स्याह जिस्म वाली जुम से मेरे करीब आकर रुक गई। मैंने अंदर बैठते हुए कहा, कलाबा देवी रोड पर चलो और जरा तेज चलो। जब कलाबा देवी नाके पर पहुंचा तो 2 बजने में महज 2 मिनट थे, मगर बैंक कलाबा देवी रोड पर थी ही नहीं। चेक पर कलाबा देवी लिखा था, लेकिन नाके पर तो कुछ नजर न आया। 2-1 दुकानदारों से पूछा, किसी को इतनी फुर्सत ही नहीं थी। कोरिया में जंग तेज थी, भाव भी तेज जा रहे थे। किसी को वार्निश करने वाले के स्वरूपों की फिक्र थी। हार कर मैं एक पंजाबी हारमोनियम बनाने वाले की दुकान में घुस गया। अरे आइए, की चाहिए भाई साहब? सरदार ने अपनी आरी को छोड़कर, जिससे वो लकड़ी काट रहा था, मुझसे मुस्कुरा कर कहा। मैंने कहा, सरदार जी, मुझे बाजा नहीं चाहिए, मुझे बैंक का पता चाहिए। चेक पर तो लिखा है कलाबा देवी रोड और यहाँ कहीं मिलता नहीं। सरदार जी ने मुस्कुरा कर कहा, ओए बादशाह, वो बैंक 7 वाली गली में है, इधर से घूम के क्रिस्टा बाजार से इस तरफ पुराने चांदी वाले मंदिर के पास। मैंने सरदार जी का शुक्रिया भी अदा नहीं किया और भागा वापस टैक्सी के पास। जब बैंक में पहुंचा तो 2:04 थे। उसूलन मेरा चेक क्लर्क को नहीं लेना चाहिए था, मगर मालूम होता है कि क्लर्क चेक पढ़ने के अलावा चेहरा पढ़ना भी जानता था। उसने खामोशी से चेक मुझसे ली, फिर उल्टा करके देखा। मुझसे कहने लगा, इस पर दस्तखत करो। मेरा नाम शफी था, लेकिन मैंने मोहम्मद रफी लिखा। ये मोहम्मद रफी कौन था, कहाँ से आया था, कब पैदा हुआ, उसकी सूरत कैसी थी, इसके माँ बाप कौन थे, कौन जानता था। कुछ जिंदगी ऐसी होती है जो चेक पर लिखी जाती है और चेक पर ही काट दी जाती है। मैं टैक्सी वाले का चुकता करने लगा। 2 रुपए 2 आने। टैक्सी छोटी थी इसलिए मीटर बढ़ा नहीं, टैक्सी बड़ी होती तो 5-7 रुपए खुल जाते। मैंने खुशी से इत्मीनान की सांस ली। इतने में किसी ने आकर मेरे शाने पर जोर से हाथ मारा और कहा, कहो मेरे यार, बड़े टैक्सी में घूम रहे हो आज। मैंने घूम कर देखा, मेरा दोस्त इसहाक था। इसहाक बड़े खुले दिल का आदमी था। वो खुद तो अब्दुल रहमान स्ट्रीट के अंदर एक खोजे के मकान में एक तंग से कमरे में रहता है और वहीं धंधा भी करता है, जो मैं करता हूँ, यानी वार्निश का और पुराने फर्नीचर को फिर से नया कर देने का। लेकिन इसकी महबूबा मोहम्मद अली रोड और काराफोर्ड मार्केट के नाके पर एक अच्छे होटल में रहती है। मैंने देखा है, बड़ी ही खूबसूरत औरत है, बड़े बड़े सेठों के पास जाती है। ये इसहाक इससे पहले उसके पास ड्राइवर था। इसहाक को ये काम पसंद नहीं आया और वो इससे अलग हो गया। वो औरत उसको बहुत पसंद करती है, ये भी इसको चाहता है, मगर वो इसको अपने धरे पर लाना चाहती है और ये उसको अपने तरीके पर रखना चाहता है। दोनों में हमेशा लड़ाई होती है। अगर ये इससे 10-12 रोज नहीं मिलता, फिर वो इससे मिलने आती है। कभी कभी इसहाक जब कोई मोटी रकम कमा लेता है तो उसे जाकर दे आता है और उसे एक लेक्चर भी झाड़ आता है। मगर जिस औरत के पास अच्छा होटल होगा, अच्छी जवानी, सेहत और खूबसूरती होगी और सोने चांदी वाले सेठ होंगे, वो वार्निश करने वाले इसहाक की बात क्यों सुनने लगी? सोचने की बात तो है। मैंने इसहाक से पूछा, मुझे भूख लगी है यार, कुछ खाओगे? वो बोला, हाँ भूखा तो मैं भी हूँ, चलो फिरोजे कबाबिये की दुकान पर। फिरोजे कबाबिये की दुकान से फारिग होकर इसहाक ने मुझसे 10 रुपए उधार लिए और अपने रास्ते पर चला गया। मुझे इसहाक बहुत पसंद है, इसके पास हूँ तो ना नहीं करेगा।
सबको खिलाए पिलाएगा और जब पैसे नहीं होंगे तो मेरे सिवा किसी से कर्ज नहीं मांगेगा। भूखा मर जाएगा मगर किसी से उधार नहीं लेगा। ऐसा दोस्त जो दुनिया में मेरे सिवा किसी से उधार न ले कहाँ मिलता है। मुझे इसहाक की दोस्ती पर फक्र है। मैं जब भी इसहाक से मिलता हूँ एक अजीब सी खुशी, बच्चों की सी मुसर्रत महसूस करता हूँ। मुझे ऐसे मालूम होता है जैसे दिल में कोई गम ही नहीं है और तकलीफ भी नहीं, जैसे सारी दुनिया खिलौनों से भरी पड़ी है और इसके सारे बाजार मेरे लिए सजे पड़े हैं। बाज आदमियों में कुछ ऐसी ही बात होती है। इस वक्त इसहाक से मिलकर मेरा जी बड़ा हल्का हो गया। मैंने काराफोर्ड मार्केट से 2 सेब खरीद कर खाए, एक भिखारी को 2 आने दिए और वहां से चलता बोरी बंदर को गया। लेकिन जेब में रुपए थे और अभी घर जाने को जी ना चाहता था, इसलिए बोरी बंदर से हॉर्नबी रोड पर हो गया। हॉर्नबी रोड की दुकानें मुझे बहुत पसंद है, खासतौर पर उनके नुमाइशी दरीचे में आईने लगे हुए हैं और नियान की रोशनियां और कदे आदम कांच की बड़ी बड़ी शफाक सीलों के पीछे कैसी कैसी खूबसूरत चीजें पड़ी हुई हैं। खूबसूरत टाइयां, मोजे, जरा, पतलून के कपड़े, मफलर, जूते। हर हफ्ते इन दरीचों के अंदर खूबसूरत चीजें बदल जाती है और पुराने डिजाइनों के बजाय नए डिजाइन यहाँ आ जाते हैं। शाम को घर जाने से पहले मैं अक्सर हॉर्नबी रोड के नुमाइशी दरीचे देखा करता हूँ। जेब में पैसे हो ना हो इसकी कोई गरज नहीं। मैं अक्सर अपना काम खत्म करके बोरी बंदर जाने के लिए हॉर्नबी रोड से गुजरता हूँ और एक दरीचे से नाक रगड़ कर अंदर की खूबसूरत चीजें देखा करता हूँ। इससे मुझे इतना लुत्फ हासिल होता है जितना बचपन में नए खिलौने देखकर हासिल होता था। मैंने जेब में हाथ डालकर नए नए करकरे नोटों को थपथपाया और बड़ी शान से एवान एंड फ्रीजर के नुमाइशी दरीचों के सामने आ खड़ा हुआ। किस कदर खूबसूरत कमीज थी। बादामी रंग की साफ शफाफ कमीज पर नीलियावर सुर्ख धारियां। मेरा तो जी मचल गया। मैंने अपनी कमीज के फटे हुए कॉलर को सहलाया। इस नीली और सुर्ख रंग की धारीदार कमीज को पहनकर मैं कैसा दिखाई दूंगा। मैंने तखय्युल में अपने आप को कमीज पहनकर कदे आदम आईने के सामने देखा। वाह क्या ठाट थे। और कमीज के दाम थे सिर्फ 30 रुपए। इससे 3 गुने रुपए उस वक्त मेरी जेब में थे। मैं कमीज खरीद सकता था मगर कुछ और बेहतर देखने की खातिर आगे चला गया। अगले दरीचे में खूबसूरत साबुन थे, झाग वाले, स्पंज तौलिए, जिन्हें देखकर खुद ब खुद नहाने की ख्वाहिश पैदा होती थी। ये सब भी मैं खरीद सकता था। इसके अगले दरीचे में मर्दों के लिए शब खवानी के गाउन थे, भड़कीले रेशमी मुनक्काश गाउन जिसे पहनकर वार्निश वाला भी मिस्र का पाशा मालूम हो। 70 रुपए का गाउन और इससे ज्यादा रकम मेरे पास थी। मैंने इस गाउन को अपने तखय्युल में पहना और एक ईरानी गालीचा पर उड़ता हुआ दूर चला गया। हवा साफ थी। मेरे नीचे खूबसूरत बागों वाली जमीन घूम रही थी और हरी हरी 2 आपकी एक छरीरी नाजुक इंदाम नदी और एक पहाड़ी हसीना की तरह धूप सेक रही थी। मैंने इस गलीचे को इस नदी के किनारे उतरने का हुक्म किया। गलीचा नदी के किनारे उतर आया और खुद ब खुद कहीं से एक सुराही आ गई और एक मरमरी हाथ और 2 आंखें और एक हुस्न चेहरा। फिर मुझे किसी ने सख्त लहजे में बोला, अरे आगे बढ़ो, अब किसी और को भी देखने दो। आधे घंटे से यहीं खड़ा है, न लेना न देना। मैंने मुस्कुराकर एवान एंड फ्रीजर के वर्दी पोश गुलाम की तरफ देखा जो मुझे डांट रहा था और आगे चल दिया। बेचारे को मालूम था कि मेरे पास एक उड़ने वाला ईरानी गलीचा है और जेब में 70 रुपए से भी ज्यादा की रकम है। मैं इस वक्त अंदर जाके इस गाउन को खरीद सकता था मगर मेरा जी नहीं माना। हॉर्नबी रोड पर इससे बेहतर भी कोई चीज होगी। आगे चलकर देखा जाए। इस वर्दी पोश गुलाम को तो किसी वक्त भी शिकस्त दी जा सकती है। आगे चलता चलता बहुत सी दुकानें देखता भालता मैं जगदम्बा लाल पायल की दुकान पर पहुंच गया। यहाँ नुमाइशी दरीचे में कैमरे पड़े थे जिन्हें मैं खरीद सकता था। कैमरे खरीद के मैं इन फर्नीचरों की तस्वीर ले सकता था जो पुराने थे। मैंने सोचा ये कैमरा लेकर मैं इसहाक के पास जाऊंगा और इसी से कहूंगा, चल आज तेरी और तेरी महबूबा की इकट्ठी तस्वीर लेंगे। मैंने अपना ईरानी गलीचा मंगवाया और कैमरा हाथ में लेकर सारे जहान के खूबसूरत मुनाजिर की तस्वीरें उतारने लगा। कैमरे के साथ जादू पड़ी थी जिसमें देखने से तस्वीरें बिल्कुल अपनी गहराई के साथ नजर आती है, यानी जैसे आदमी बिल्कुल आपके सामने चल फिर रहे हो और मकान आपके सामने हूबहू। तस्वीर अपनी लंबाई चौड़ाई और मोटाई के साथ इतनी अच्छी दिखाई देती कि सिनेमा में भी इतनी अच्छी मालूम नहीं होती।
बचपन में एक बड़ी सी जादू बेन हमारे मोहल्ले में लाया करती थी और हम लोग 1 पैसा देकर तमाशा देखते थे। इस जादू को देखकर मेरा दिल खुशी से धक हुआ और मैं दुकान के अंदर दाखिल हो गया। काउंटर पर मैंने एक नौजवान से पूछा, ये जादू बेन कितने की है? 35.5 रुपए। नौजवान बड़ी खूबसूरत कमीज पहने था। इसके बाल घुंघराले और पीछे घूमे हुए टी आयरन की रोशनी में नए फर्नीचर के वर्निश की तरह चमकते थे। इसके होठों पर भी जवानी की वार्निश थी। इसके लबों पर एक मगरूर मुस्कुराहट थी जो सिर्फ चेक लिखते वक्त पैदा होती थी। उसने मेरी तरफ से निगाह हटाकर एक खूबसूरत लड़की की तरफ देखा जो अभी अभी दुकान में दाखिल हुई थी। वो उसकी तरफ गया और एक मैले मैले चेहरे वाला नाआसूदा गुजराती जो गालिबन इसका असिस्टेंट था मेरी तरफ आ गया। मैंने देखा कि इसके चेहरे का वार्निश जगह जगह से उखड़ा हुआ है और उसने मुस्कुराने की कोशिश भी नहीं की। मैंने कहा, मुझे जादू बिन देखना है। उसने जादू बिन में एक मुदव्वर फीता रखकर मेरे हाथ में थमा दिया और मुझसे कहा, इसे घुमाते जाओ, यूं स्विच दबाकर नई नई तस्वीरें तुम्हारे सामने आती जाएंगी। मैंने बटन ऑन किया। टार्जन हाथी पर सवार सामने से चला आ रहा था। मैंने बटन दबा दिया। टार्जन आबशार में छलांग लगा रहा था। नीचे मगरमच्छ कितने खौफनाक मालूम हो रहे थे। मैंने बटन दबा दिया। फूलों के गजरे, फूलों के हार और फूलों के लहंगे पहने हुए हवाई जंजीरे की लड़कियां नाच रही थी। मैंने बटन दबा दिया। साहिल की रेत पर शराब और फल और बिस्कुट और खाने की चीजें एक शफाक तश्करी में पड़ी थी और एक औरत रेत पर आंखें बंद किए बैठी थी। इसका मुंह मेरे इस कदर करीब था कि मैंने जल्दी से बटन दबा दिया। ईरानी गलीचा जमीन पर आ गया। मैंने गुजराती खारिज ज़दा क्लर्क से कहा, ये जादू बेन तो बहुत अच्छी है, मेरे बचपन की जादू बेन से 1000 दर्जे बेहतर है, कितने में दोगे? वो मुस्कुराए बगैर बोला, 35.5 रुपए की जादू बेन आती है। मुद्दों रंगीन तस्वीरों वाले फतीले 1 दर्जन उसके साथ लेने पड़ेंगे, 10 रुपए के होंगे। सेल्स टैक्स इसके अलावा 50 के ऊपर रकम जाएगी। मैंने जेब में हाथ डालकर 10-10 के नए करकरे नोटों को थपथपाया। आपको यकीन नहीं आएगा लेकिन ये बिल्कुल सच है कि इससे पहले मेरे दिल में जादू बेन के सिवा और कोई तस्वीर ना थी, लेकिन नोटों को हाथ लगाने से एकदम मुझे धक्का सा लगा और बहुत सी तस्वीरें बटन दबाए बिना मेरे सामने घूम गई। एक बच्चा फटी हुई कमीज पहने गली के फर्श पर बैठा है और रो रहा है। मैंने पहचाना, मेरा बच्चा था। एक औरत की शलवार का पायचा दूसरे पायचे से ऊंचा है। इसकी ओढ़नी से इसके सर के उलझे हुए बाल बाहर निकलते हुए नजर आ रहे थे। मैं समझ गया कि एक आदमी दरवाजे पर खड़ा है। इसकी सूरत हर लम्हा बदलती जाती है। इसका गुस्सा हर लम्हा बढ़ता जाता है। कभी ये मालिक मकान का मैनेजर बन जाता है तो कभी दूध वाले सेठ का नौकर, कभी बिजली वाली कंपनी का अहदेदार, कभी पानी वाले दफ्तर का। मैंने बटन दबा दिया। अब मेरे सामने घर के फर्श पर एक खाली तश्तरी पड़ी थी जिस पर एक गिलास औंधा पड़ा हुआ है। नोट मेरी जेब से बाहर निकले, फिर वहीं हाथ रह गए। खूबसूरत क्लर्क खूबसूरत लड़की को कैमरा बेचकर काउंटर पर वापस आ गया। मैं जल्दी से घूमकर दुकान से वापस जाने लगा। बाहर जाते जाते मैं जानता था कि वो क्लर्क अपनी बेहतरीन वार्निशशुद मुस्कुराहट से मेरे फटे हुए कॉलर देख रहा है और मेरी खाकी की पतलून देख रहा है जिसकी पीठ में 2 जगह टुकड़े सिले हुए हैं। मुझे मालूम था कि वो मुझ पर हंस रहा है। मैंने अच्छी तरह दांत पीस लिए, अच्छी तरह जेबों में हाथ डालकर नोटों को अपनी गिरफ्त में ले लिया और नुमाइशी दरीचों से निगाह उठाकर सीधा बोरी बंदर की तरफ चलने लगा। चलते चलते महसूस हुआ कि जैसे किसी ने मुझसे शदीद धोखा किया है। किसी ने मुझे 100 रुपए देकर 200 छीन लिए है। इसी के साथ ही मेरा ईरानी गलीचा और जादू बेन भी छीन ली। किसी ने जोर से मेरे मुंह पर चपत मारी है, जैसे किसी ने मेरे हर नोट पर लिख दिया है, ये तुम्हारे लिए नहीं। मेरे कदम भारी होते गए और मैंने महसूस किया कि मेरी मेहनत का हर नोट उदासी की एक लंबी जंजीर है जिसे मैं खुद अपने हाथों से खींच रहा हूँ। बोरी बंदर पहुंचकर यकायक मैंने फैसला किया कि आज गाड़ी से अपने घर वापस नहीं जा सकता, आज पैदल ही साइन जाऊंगा। बहुत रात गए मैं थका मांदा अपने घर लौटा। मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही थी, लेकिन जब उसने नोट देखे तो खुश हो गई, इसलिए वो मेरी उदासी का मतलब ना समझ सकी। बोली, लेकिन ये क्या बात है, तुम आज खुश होने की बजाय उदास हो? मैंने चारपाई पर बैठते हुए कहा, जाने मन, आज मुझे पता चला है कि ये दुनिया बूढ़ी हो चुकी है और मुझे ऐसी दुनिया चाहिए जो बच्चों की तरह मुस्कुरा सके। वो बोली, मैं नहीं समझी तुम क्या कह रहे हो? मैंने कहा, जाने मन, मैं कह रहा हूँ कि अब पुराने फर्नीचर पर वार्निश करने से काम नहीं चलेगा।
अब नया फर्नीचर लाना होगा।